हाँ जी, गुड मॉर्निंग। Good evening, sir. गुड Good मॉर्निंग। morning, sir. Good morning, Good sir. Morning, sir. बड़े Good दिन evening, बाद sir. आपके दर्शन हो रहे हैं आज तो। Good evening, sir. Good evening, sir. सर, चेंज लग रहे हैं आप तो। क्या बात है, मैं खुद भी बहुत मिस कर रहा था, बच्चों को खूब मिस कर रहा था। सर पहले से पतले हो गए हो, खाना नहीं खा रहे थे क्या? सर हम लोग बहुत मिस किए आपको हर दिन। बहुत मिस कर रहे थे। So nice of you, so nice सर of आपको देख के बहुत अच्छा लगा सर। you. Well, thank you dear, thank you. तो सर आपके तो लगता है बाल भी आगे के बाल भी झड़ गए हैं लगता है। कुछ भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिन हो गए। मैं भी एक्चुअली काम से लग गया, तो मेरे भी जरूरी काम था थोड़ा सा, तो मैंने कहा मैं भी बहुत याद कर रहा था तुम्हारे मैसेज। गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी Good morning, sir. हैप्पी न्यू वेरी हाँ जी, तो फिर शुरू किया जाए। Yes sir. Good morning, sir. Good evening, sir. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ऐसी वाले अरे टिल्लू आया कि नहीं? टिल्लू सर आया। टिल्लू आ गया है। Favorite student. वेरी गुड सिंसियर स्टूडेंट है हमारा ये। बिल्कुल, तो यस डियर, शुरू करते हैं अपन। इसके अंदर सब जने पहुंच गए, मेरे को लगता है अभी आने शुरू हो गए सब जने। तो सबसे पहले तो चेक कर लीजिए कि हमने जो लास्ट में कंप्लीट किया था वहां तक में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे क्लियर करो बेटा। सर आप थोड़ा बैक को रिवीजन कर लीजिए, हम लोग इतने दिन से पढ़े नहीं है तो याद नहीं है। सही तो चल, इसका मतलब हल्का सा चेक कीजिए, हल्के से रिवीजन सेट में एक तो अपन कर चुके हैं जीओसी के अंदर, हमारा जीओसी चल रहा है और इस जीओसी में हम लोग कर चुके हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। एच इफेक्ट अपना कंप्लीट हो गया था, हमारा एच इफेक्ट कंप्लीट हो गया था। नंबर थर्ड हमारा ई इफेक्ट कंप्लीट हो गया था और नंबर फोर्थ में आर एंड एम इफेक्ट चल रहा था, ये अभी रनिंग में था। और चेक करिए, बहुत ही सिंपल, कंपैरेटिव स्टडी पढ़ोगे तो आई मींस इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, केवल सिग्मा बॉन्ड का इफेक्ट है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह से आपका जो एच इफेक्ट है वो भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, लेकिन आपका जो ई इफेक्ट है वो पाई का है। तो आपने जो डिफरेंस किया था बहुत ही इजी, कि सिग्मा बॉन्ड के दो इफेक्ट्स थे और इन दोनों इफेक्ट में से ये परमानेंट इफेक्ट है दोनों, और दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस था कि इसमें जब ये इफेक्ट चलता है तो यहाँ पर ईएन का डिफरेंस चेक होता है, विद्युत ऋणता का, और बनते हैं पार्शियल चार्जेस। इसको कहते हैं ध्रुवीकरण, इसको कहते हैं पोलरिटी। तो आई इफेक्ट में हमने पोलरिटी ली थी, ईएन के डिफरेंस के कारण हमने इलेक्ट्रॉन का खिसकना सरकना देखा था, और मैंने आपसे कहा था कि ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन खिसकेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ये केवल 3 कार्बन तक देखे जाएंगे, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इफेक्ट कम होता जाएगा। नंबर दूसरे पे बन गया था एच इफेक्ट। एच इफेक्ट नाम से ही क्लियर आ रहा है, हमें चाहिए यहाँ पर अल्फा एच। इसकी 2 शर्तें थी, sp2 कार्बन होना जरूरी और sp3 के ऊपर ये अल्फा एच होना जरूरी। और आपने देखा इसका बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, जो बच्चा ये 2 शर्तें पूरी कर ले और अल्फा हाइड्रोजन पहचान ले तो सोचिए सारे क्वेश्चन सॉल्व। तीसरे नंबर पे हमने लिया था ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट केवल पाई बॉन्ड में होता है, और पाई बॉन्ड में भी तब होता है जब कोई बाहर से आने वाली जाति, आक्रमणकारी जाति, जैसे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, वो जब आती है तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, तो हम कहते हैं कि साहब ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों इफेक्ट तो परमानेंट थे, लेकिन ये टेम्परेरी। मैंने कहा था इसमें पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, और अगर आपने वो इफेक्ट हटा दिया जिसका अटैक कर रहे हो तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। उसके बाद शुरू किया था मैंने रेजोनेंस, और मैंने आपसे कहा था कि रेजोनेंस के इफेक्ट के अंदर ध्यान रखना कि जब हम रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट करते हैं तो हमें 2-3 बातें चाहिए होती है। नंबर 1 हमें चाहिए होता है कॉन्जुगेटेड पोजीशन, नंबर बी पे चाहिए होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब आपको याद दिलाता हूं कॉन्जुगेटेड पोजीशन और कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है। मैंने आपसे कहा था कोई भी जाति
कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, एक दूसरे के एकांतर, तो उसे नाम दिया था कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और उन पोजीशंस को अपन कॉन्जुगेटेड पोजीशन बोलते हैं। जैसे आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था CH2 पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव। अब देखो इस समय ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन रिच या डेंसिटी हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो के अल्टरनेट है, एकांतर पर। और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम या संयुग्मी तंत्र, और इन पोजीशंस को हम सीपी बोलते हैं। तो इस वाली स्पीसीज में 2 सीपी हैं और ये दोनों सीपी मिलकर सीएस बना रही है। जैसे एग्जांपल और बनाऊं तो जैसे मान लो आपने ये ले लिया फिनॉक्साइड आयन, देखो ये, अब आप चेक करके देखो इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो, एक दूसरे के अल्टरनेट है, यानी कि नेगेटिव और पाई बॉन्ड एक दूसरे से एकल बंध से एकांतर हो रहे हैं, अल्टरनेट हो रहे हैं। तो जब भी कोई अल्टरनेट सिस्टम दिख जाए, एकांतर पर चला जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और आपको याद होगा मैंने इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को जब बांटा था तो मैंने आपके सामने कई तरह के बांटे थे सिस्टम, जैसे 1 पाई के साथ पाई का सिस्टम, नंबर 2 पाई के साथ नेगेटिव सिस्टम, तीसरा पाई के साथ पॉजिटिव सिस्टम, चौथा पाई के साथ मुक्तमूलक सिस्टम, पाई के साथ लोन पेयर सिस्टम। ये 5 तो मैंने कहा था बहुत कॉमन है, ये सब कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। इसी तरह जैसे ये वाले को अगर देखा जाए तो ये आपके 6, 7 और 8 कैटेगरी में है। अब आपको 6, 7, 8 में क्या था? पॉजिटिव अल्टरनेट विद नेगेटिव, या फिर आपका पॉजिटिव अल्टरनेट विद लोन पेयर, और फिर लास्ट में आपको ध्यान है मैंने कहा था नेगेटिव अल्टरनेट विद डी वैकेंट, यानी कि रिक्त। ये देखो, ये मैंने टोटल आपको कॉन्जुगेटेड सिस्टम बताए थे। और जब ये सारे सिस्टम मैंने कर लिए थे तब मैंने एक शब्द लिया था विस्तारीकरण, डीलोकलाइजेशन। तब मैंने कहा था डीलोकलाइजेशन क्या है कि हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करना, यानी इलेक्ट्रॉन को चला दो। तो अगर इलेक्ट्रॉन का युग्म, इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर हाई डेंसिटी से लो की ओर चल जाए तो उसे अपन कहते थे रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन। जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव पर चल गया, ऐसे देखो ये नेगेटिव पाई की तरफ चला दो, ये पाई की तरफ चला दो। तो आपको याद होगा मैंने इस तरीके से आपको हिंट दिया था डीलोकलाइजेशन। और तब मैंने आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दोनों तंत्रों में इलेक्ट्रॉन के चलने का तरीका सिखाया था। आप कहोगे कैसे? तो गौर से देखिए इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 नेगेटिव। अब आप गौर से देखो जो स्ट्रक्चर मैंने लिया वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये ना, और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में कॉन्जुगेटेड पोजीशन ये रही, नेगेटिव और ये पाई। अब देखो करना क्या है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर चलना है। तो हाई डेंसिटी ये रही, तो हाई डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन को चलाओ और लो डेंसिटी पे ले जाओ। तो देखो आपका जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो CH2 CH CH2। अब आप देखो आपका स्ट्रक्चर क्या बना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी के थे वो पाई बन गए, और जो पाई के इलेक्ट्रॉन थे वो नेगेटिव बन गए। तो सोचिए आपने 2 स्ट्रक्चर बना दिए। तो मैंने आपसे यहाँ पर हिंट दिया था कि ये जो 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये दोनों परिकल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है। मैंने कहा था नारियल है, नॉट रियल, क्योंकि इनका भौतिक अस्तित्व नहीं है, सिर्फ हम इनको कागज पे या बोर्ड पे बना सकते हैं। और तब मैंने कहा था इनको नाम दिया जाएगा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। तो फिर आप कहोगे सर अगर ये हाइपोथेटिकल है, नॉट रियल है, सत्य नहीं है, तो फिर सत्य क्या है? तो मैंने आपसे कहा था सत्य इनका अनुनादी संकर है, और वो कौन है? ये CH2, ये CH, ये CH2। और अनुनादी संकर क्या होता है? वो ये बता रहा है कि यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया,
तो ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन सब जगह घूम रहा है, तो हमने इसको डॉटेड लाइन से शो किया, इसको कहते हैं पार्शियल बॉन्डिंग। तो ये हमारा ये सिद्ध कर रहा है कि सर ये पाई बॉन्ड रुका हुआ नहीं है, ये पाई बॉन्ड घूम रहा है, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और दूसरा, धन ऋण आवेश आपका इस कार्बन पे भी है और इस कार्बन पे भी, तो इन दोनों का जो निचोड़ है उसको अपन कहते हैं RH, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होता है, इसको बनाने का काम ये दोनों मिलकर करते हैं। और मैंने आपके लिए हिंट भी दिया था कि कोई भी RH को हर RS मिलके बनाता है, यानी सब जने अपना योगदान या कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा स्टेबल RS होगा वो RH को बनाएगा। अब पॉइंट क्या आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा RH ज्यादा स्थायी है? तो आज मैं आपको वही सिखाऊंगा कि कौन सा RS जो होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। तो ये बातें अपन आज करेंगे, लेकिन ये आपके सामने रिवीजन हो गया, और अब अपने रिवीजन से चेक कर लो, किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत आई हो तो चेक करो बेटा। नो सर, सर ब्राइटनेस कुछ ज्यादा लग रहा है बोर्ड पे। सर बहुत ज्यादा ऊपर साइड में ज्यादा हो गया। वो दिख अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। तो चमक रहा क्लियर है तो पहले भी नहीं था। आप सही दिख रहे हैं? हाँ अब एक नंबर है। अब ठीक है अब दिखाई दिया? यस सर ठीक है। हाँ, तो अब सर मैं आप भी बेटर दिख रहे हो। अब मैं ये आपसे कह रहा था, लिसन टू मी केयरफुली, मैं आपसे कह रहा था अब ये चेक कर लो कि अब तक जो हमने पढ़ा, यानी कि यहाँ तक के साथ इनमें से कौन से पॉइंट में मैं थोड़ा और रिपीट करूं, नहीं तो फिर हम अगला पॉइंट शुरू कर देंगे। चेक कर लो एक बार। कंटिन्यू करते सर। सर जी कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं, कल पूछ लेंगे रिवाइज करके। सर एक बार और एक बार हाँ बोलो। डीलोकलाइजेशन एक बार और बताइए ना प्लीज। इन तीनों का, किन तीनों का? यस सर उसी को। हाँ चलो मैं एक एग्जांपल बढ़ाता हूँ, एग्जांपल बढ़ाता हूँ। ये देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल बढ़ाता हूँ। जैसे एग्जांपल कैसे, मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर हमने लिया एक बेंजाइल कार्बोकेट आयन, ये देखो। सबसे पहले दिमाग लगा के सोचो, जो संरचना दी गई है क्या वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं? ये देखो, क्या ये CS है या नहीं है? है सर। है सर। सिस्टम जो है, देखो दिमाग लगाओ, इसलिए है क्योंकि इसमें धन आवेश इस पाई के एकांतर है, ये वाला पाई इस पाई के एकांतर है, ये वाला पाई इस पाई के एकांतर है, और ये वाला पाई इस पॉजिटिव के एकांतर है। तो जब भी कभी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा कम के सापेक्ष एकांतर हो, तो समझ जाओ वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना रहा है। और इस कॉन्जुगेट सिस्टम जो है वो बनता है CP से। तो इस CS के अंदर CP, तो आप चेक करो CP नंबर 1, CP नंबर 2, CP नंबर 3, CP नंबर 4। इसका मतलब हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये देखो, अब पॉइंट आता है क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या नहीं? नो सर। आपकी न्यूनता, इलेक्ट्रॉन का घनत्व न्यून और इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक, इसके बीच में आप चेक करके देखो 1, 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब ये एकांतर नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कि सब ये डीलोकलाइजेशन या विस्थानीकरण कैसे करेगा या अनुनाद कैसे करेगा? तो अनुनाद करने का तरीका बहुत इजी, उच्च घनत्व को निम्न घनत्व की ओर भेज दो। तो सोचो इस समय पॉजिटिव और पाई में से किसका घनत्व ज्यादा है, पॉजिटिव का या पाई का? पाई पाई भागेगा उसकी तरफ, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड को आप इसकी तरफ भगा दो। अब आप सोचो अगर आपने पाई को इसकी ओर भगाया तो अगली संरचना सोचो क्या बनेगी, ये CH2, यहाँ नया पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, लेकिन आवेश एकांतर आ जाएगा।
अब देखो आवेश आके बैठ गया ऑर्थो पर, फिर आप सोचो ये घनत्व कम हो गया, ये घनत्व ज्यादा, तो अब की बार ये वाला घनत्व इसकी ओर चलेगा, तो ये घनत्व चलेगा, तो आप चेक कीजिए अगली अगली संरचना में आपका धन आवेश पैरा है और बाकी कंडीशन एज इट इज। फिर दोबारा चेक करो, जो मैंने तीसरे नंबर की संरचना बनाई उसमें फिर घनत्व कम और घनत्व अधिक एकांतर पर है, तो अब की बार अधिक घनत्व कम की ओर भागेगा, तो सोचिए इसका मतलब आपका धन आवेश एकांतर ऑर्थो पर आकर फिर बैठ जाएगा और बाकी कंडीशन एज इट इज। तो आप चेक करके देखो ये बनी चौथी संरचना। तो मैंने आपसे एक बात कही थी यहाँ पर, मैंने कहा था ये जो संरचना आप बना रहे हो इसको गति पकड़ो, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि आप बना पाओ। तो मैंने कहा इससे एक चीज सीखो, क्या सीखो कि किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हमेशा आवेश एकांतर चलते हैं, पहला पॉइंट, और जितने पाई बॉन्ड होते हैं वो भी एकांतर रहते हैं, दूसरा पॉइंट। इसका मतलब सबकी स्थितियां एकांतर करते जाओ। तो आप सोचो कैसे, तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर अगर आपको दिमाग लगाएं तो सारे स्ट्रक्चर की जगह पर केवल एक स्ट्रक्चर को दिमाग में सोचो, देखो ये अब सोचना शुरू करो, ये संयुग्मी तंत्र है, ये वाला आवेश CH2 से कहां गया ऑर्थो पर, ऑर्थो से कहां गया पैरा पर, पैरा से कहां गया ऑर्थो पर, तो ये आंशिक आवेश आपने तीन जगह भेज दी, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, सारे पाई बॉन्ड अपनी जगह बदल रहे हैं, तो सारे पाई बॉन्ड अपनी जगह बदल रहे हैं, तो इसकी जगह पर केवल डॉटेड लाइन। तो सोचिए आपके वो चार स्ट्रक्चर की जगह हम केवल एक स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना सकते हैं, तो इनको तो बोलते हैं RS और इनको बोलते हैं RH बस। तो आज के बाद पेपर में जब भी कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए, कोई भी संयुग्मी तंत्र आ जाए, तो जल्दबाजी मत करना, सिर्फ आवेशों को एकांतर चलाना और तुरंत सोच लेना वो जहां जहां जाए उसका केवल एक ही स्ट्रक्चर बनाना। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने ये स्ट्रक्चर लिया, देख ये ले लिया फिनॉक्साइड है। अब अपने मन की कल्पना को दौड़ाओ कि क्या ये संयुग्मी तंत्र है, यस और नो? यस सर है। यस सर। यस यस कहते तुरंत समझ जाओ कि ये आवेश एकांतर चलेगा। अब आप सोचो इसका एकांतर क्या है, मैं नंबर डाल देता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब सोचना शुरू करो, अब ये पहले नंबर पे पहले से कहां जाएगा? 3 में, तीसरे पे 3 के बाद 5 में, 5 के बाद 7 में। इसका मतलब आपने जो ये 3 जगह पर आवेश भेजा, इसका केवल एक ही संरचना सोच लो। देखो ये नंबर 1 ऑर्थो पे गया, पैरा पे गया, ऑर्थो पे गया, और अंदर के इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहे। लेकिन हम जानते हैं कि हमें इन 3 जगह पर इलेक्ट्रॉन की धनी अवस्था दिख गई। तो सोचिए इसमें आपका ये यहां से चलता, यहां आता, तो पहले से बनता सेकंड, फिर यहां से चल के पैरा पे आता तो ये बनता थर्ड, फिर यहां से चल के सातवें पे आता ये बनता फोर्थ। तो सोचो ये चारों संरचनाएं मिलकर एक हो गई। तो ये जो 4 संरचनाएं बनती वो तो होती है RS, और एक संरचना बनाए थे तो उसको कहते हैं RH। यहां तक अपन कर चुके हैं यस और नो? यस सर। यस अब यहाँ मैंने अब आज मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो टॉपिक क्या है उसको समझना। हम ये बोलते हैं कि साहब ये जितनी संरचनाएं हैं ये मिलकर इसको बनाती हैं, लेकिन सबका कंट्रीब्यूशन तो होता है, लेकिन सबकी प्रतिशतता समान नहीं होती। कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कोई कम करता है, कोई बहुत कम करता है। तो हम आज सीखने जा रहे हैं कि जितने भी RS बनाते हो उसमें से स्थायित्व कैसे निकाला जाए। तो आज का हमारा टॉपिक यही स्टार्ट हो रहा है। तो हेडिंग डाल दीजिए आज का। सर RS को हिंदी में क्या बोलेंगे? RS को बोलते हैं बेटा अनुनादी संरचनाएं, ओके सर। अनुनादी संरचनाएं।
और RH को बोलते हैं अनुनादी संकर। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करने जा रहे हैं, ध्यान रखना बेटा। तो आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ RS। RS का स्टाइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल से पद लेने हैं। सबसे पहले सीखना है अपने को नंबर फर्स्ट। सबसे पहला फर्स्ट, शुरुआत इससे करेंगे हम। और फर्स्ट में आपको कैसे लिखना है, RS कंपेयर विद RS, यानी दो RS की तुलना हो रही है। इसमें से ये जो RS है वो इस समय है न्यूट्रल, यानी कि उदासीन, जबकि ये वाला RS ये है पोलर, यानी कि ध्रुवीय। तो पहला कंसेप्ट कि आज के बाद यदि आप जिन दो RS की तुलना करोगे उनमें से वो RS जो उदासीन है उसका स्थायित्व हमेशा ध्रुवीय RS से ज्यादा हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो उदासीन है उसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए और जो पोलर है उसका अष्टक भी पूर्ण होना चाहिए। नोट कर लीजिए सबसे पहला कंसेप्ट, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल समझाता हूं। यस, अब देखो मैं आपको सिखाता हूं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका तरीका समझ लो। जैसे उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एग्जामिनर ने दिया A और लिख दिया आपके सामने HC, ये आपका O नेगेटिव, ये आपका O, ये आपका H और ये पॉजिटिव। B ये लिखा HCOOH। अब देखो इसको करने का तरीका कैसे, फास्ट कैसे चलते इसका तरीका देखो। हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ढूंढते हैं अष्टक को। सबसे पहले अष्टक यानी ऑक्टेट, और मैं आपको हिंट देता हूं ऑक्टेट हमेशा पॉजिटिव पे ढूंढा करो, नेगेटिव या न्यूट्रल पे मत ढूंढा करो। वहां आपका टाइम बचेगा, नहीं तो आप न्यूट्रल पे या नेगेटिव पे ढूंढोगे तो उनका अष्टक सदैव पूरा होता है। अष्टक अधूरा मिलता है, चांसेस है पॉजिटिव वाले का। तो सोच के देखो इसमें पॉजिटिव कहां है, तो सिर्फ पॉजिटिव यहां पर। अब यहां पे खड़े हो जाओ और आप गिनो इसका अष्टक पूरा है कि नहीं। तो यहां गिनोगे तो अष्टक कैसे चेक करते हैं, इसके पास कुल बॉन्ड है 3, 1 2 3, और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 दूनी 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड के हो गए, और एक लोन पेयर है तो इसका मतलब 2 यहां हो गए। तो आप चेक करके देखो इसका अष्टक पूर्ण। इसका मतलब इस समय जो ऑक्सीजन पर धन आवेश है वो अष्टक पूर्ण होने पर बना है। बाकी ना तो नेगेटिव पे कभी अष्टक चेक किया करो और ना कभी किसी उदासीन पे चेक किया करो, क्योंकि उन सबका अष्टक पहले से ही पूरा होता है, वहां पर टाइम वेस्ट मत करो। अब इस वाले में आ जाओ, आप चेक करके देखो इसमें किसी पर कोई आवेश नहीं। जब किसी पर कोई आवेश नहीं हो तो समझ जाया करो कि अष्टक पूर्ण है। तो सोचो दोनों का अष्टक पूर्ण है, लेकिन उदासीन का स्थायित्व ध्रुवीय के अपेक्षा अधिक है, तो इस समय ये कहलाएगा ध्रुवीय और जबकि ये कहलाएगा उदासीन। तो चेक कर दो आपका आंसर, दोनों में से किसका स्थायित्व ज्यादा। बोलिए, ए ज्यादा स्थायी है कि बी ज्यादा स्थायी। बी। बस हमारा आंसर आ गया, बी इज मोर स्टेबल है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों आरएस है, ये भी आरएस है, ये भी आरएस है। जिसमें भी संयुग्मी तंत्र दिख जाए वो सब आरएस होते हैं। तो सोचो इसका मतलब ये दोनों के दोनों
आर एच बनाने में योगदान देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान बी का होगा। तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि आर एस जो जितना ज्यादा स्थायी होगा वो आर एच को उतना योगदान देगा। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई? हेलो यस सर। हाँ बेटा, सर बहुत ज्यादा ब्लर है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ब्लर आ रहा है बेटा, कैसे? पता नहीं सर, नहीं यहाँ सर, क्लियर है। हाइट बहुत सर ज्यादा ब्राइटनेस तो इसका ज्यादा नेट प्रॉब्लम हो। ज्यादा है। आपका अगर नेटवर्क की दिक्कत होगी, मेरे को लग रहा है कि ये नेटवर्क तो सही है। हाँ सर। सर क्लियर है। यस सर, क्लियर है, क्लियर है सर। तो बेटा सर, brightness ज्यादा है। नेटवर्क चेक करो बेटा एक बार। सर ब्राइटनेस ज्यादा है। हाँ, ब्राइटनेस को सही कर लो तो ब्राइटनेस तो सही रहेगी। हेलो सर। सही है। सर इसमें स्टेबिलिटी हम क्या देखे, किस चीज को देख के डिसाइड किए? क्या बेटा, आवाज क्लियर नहीं आई? सर इसमें स्टेबिलिटी हम किस चीज को देख के डिसाइड किए? देखो, इसमें हमने क्या चीज देखी है पहले समझना। एग्जामिनर ने आपको 2 आरएस दिए। आरएस कौन होते हैं समझना, जो भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो आरएस है। जैसे देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, देखो आवेश घनत्व अधिक और आवेश घनत्व ज्यादा, दोनों एक दूसरे के कांतर है, इसका मतलब ये आरएस है। इसी तरह से आप चेक करके देखो, इसमें भी आप चेक करके देखो, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये भी आरएस है। लेकिन दोनों आरएस में से कौन सा आरएस ज्यादा स्थायी होगा? तो स्थायित्व कैसे निकालते हैं? तो ये नियम बना हुआ है कि यदि आज के बाद कोई भी आरएस उदासीन हुआ, कोई चार्ज नहीं हुआ, तो उसकी स्टेबिलिटी हमेशा आवेशित वाले आरएस से ज्यादा होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने एग्जांपल ऐसा लिख दिया, अब देखो मैंने फिनॉल की 2 संख्या बनाई है, देखो आप चेक करना। अब आप दोनों को तुलना कैसे करोगे? दोनों फिनॉल है, लेकिन दोनों फिनॉल के आरएस है। ये भी फिनॉल का आरएस है और ये भी फिनॉल का आरएस है। आपको के साथ आरएस कैसे? तो बहुत आसान सा आंसर है, जो संयुग्मी तंत्र है वो आरएस है, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वो आरएस है। तो इस समय ये दोनों के दोनों आरएस है, पहला पॉइंट। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, दोनों में से स्टेबल कौन? तो आपके देखने का तरीका बहुत आसान, जिसपे कोई चार्ज नहीं उसे उठा के सबसे आगे गया। इसका मतलब इन दोनों में से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा? ए का। A is more stable than B। बस इतना छोटा सा काम हमें इस पहले नियम से करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। आप इसको स्नैपशॉट कर दीजिए, फिर मैं सेकंड पॉइंट पे आऊंगा। इसके सेकंड पॉइंट पे डन सर। डन सर। अब मैं लेने जा रहा हूं इसके अंदर पॉइंट नंबर सेकंड। अब देखो मैं सिखाने जा रहा हूं सेकंड पॉइंट। तो आज के बाद आपके सामने एग्जामिनर बहुत सारे आरएस को आपके सामने डाल देगा। अब आपको छटनी करनी है कि सब इसमें से ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उसको आगे ले आओ, फिर बचे हुए में से ज्यादा स्टेबल उसको और आगे ले आओ। ऐसे करके स्टेबिलिटी की एक लेयर बनानी पड़ेगी आपको। तो हमने अपनी पहली लेयर या पहला कंसेप्ट ले लिया है कि हमें जितने भी आरएस मिले उनमें से जो उदासीन है उसको सबसे पहले मिलाओ, और जितने भी उदासीन नहीं है उन्हें पीछे कर दो। ये हमारा पहला रूल हो गया। अब सेकंड रूल क्या कहता है? आरएस को आरएस से तुलना करो, और अब की बार ये आरएस जो है वो है आपका ध्रुवीय है, ये वाला आरएस भी है आपका ध्रुवीय है। अब की बार दोनों ही ध्रुवीय है, दोनों ही पोलर है। लेकिन अब की बार खासियत क्या है?
इस RS का ऑक्टेट कंप्लीट है और इस RS का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और आज के बाद अगर RS ऑक्टेट कंप्लीट और RS इनकम्प्लीट ऑक्टेट को तुलना की जाए, कंपैरिजन, तो ऑलवेज कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन अनस्टेबल या इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो हमारा सेकंड रूल हो गया कि आज के बाद यदि किसी आप तुलना कर रहे हो RS के साथ, तो उस RS को आगे ले आओ जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है और उसे पीछे ले जाओ जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब कैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल A, B और C, मान लो मैंने लिख दिया HCOOH, नंबर इस पे लिख दिया HCOOH, और मैंने लिख दिया HCOOH। अब देखो मैंने आपके सामने टोटल 3 RS दे दिए। अब आपको फिर रिपीट करता हूं, RS कौन होते हैं? जिनमें भी संयुग्मी तंत्र दिख जाए वो सब RS है। तो सबसे पहले तो आप चेक कर लो तीनों को, क्या तीनों के तीनों कॉन्जुगेटेड सिस्टम है कि नहीं? यस सर। इसका मतलब सब के सब RS है, ये तीनों के तीनों RS है। अब सबसे पहले इन तीन में से सबसे पहले ढूंढो पहला रूल, तो बोलिए इन तीनों में से कौन है पहले स्टेप का आंसर? सर ए। ध्रुवीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्योंकि इन तीनों में से चेक करके देखो, ये है पोलर यानी कि ध्रुवीय, चेक करो ये है पोलर ध्रुवीय, जबकि ये है इस समय न्यूट्रल। तो नियम हो गया कि उदासीन हमेशा पोलर से हमेशा हायर होता है, इसका मतलब आपका ए सबसे ज्यादा स्थायी हो गया। पहला कंसेप्ट क्लियर। अब बच गए दो, अब इन दो को चेक करो। अब जो दोनों बचे दोनों ध्रुवीय हैं, लेकिन एक का ऑक्टेट कंप्लीट है और एक का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर कैसे जल्दी चेक करते हैं, फिर रिपीट करता हूँ, हमेशा पॉजिटिव देखो बाकी को मत देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव देखते हैं। अब इस पॉजिटिव में इस कार्बन पे आ जाओ, तो इस कार्बन पे गौर से देखो कितने बॉन्ड आ रहे हैं, 1 2 और 3, और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6। इसका मतलब इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं बाह्यतल कोश में, इसका अष्टक अपूर्ण। अब आप ये चीज ध्यान देखो, पॉजिटिव इसको गिनोगे तो देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो 3 दूनी 6 प्लस ये देखो लोन पे ये 2, इसका मतलब अष्टक पूर्ण। अब आप चेक कर लो इस रूल के अकॉर्डिंग इस बी और सी में से कौन ज्यादा स्टेबल? सी। आपका सी और ये आपका बी, और आपका आंसर क्लियर। बस इतना छोटा सा सेकंड स्टेप करना था। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। ऐसा ही मैं अब एक ऐसे एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ। हाँ बेटा। सर जी सी में अष्टक पूर्ण है ना? सी में अष्टक पूर्ण है, इसमें नहीं है। तो सर इसमें तो आप बोले कि ध्रुवीय होना चाहिए और अष्टक आधा होना चाहिए, मतलब इनकम्प्लीट होना चाहिए। क्या बेटा? सर इसमें जो RS है ना वो ध्रुवीय होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, और ना अष्टक आधा होना चाहिए, इनकम्प्लीटेड होना चाहिए। तो बेटा पोलर का मतलब होता है जिसपे चार्ज आ जाए वो पोलर। पहला पॉइंट भी ये पकड़ो, आ गया। फिर चेक करो ऑक्टेट, तो ऑक्टेट में देखो इस वाले प्लस का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इस वाले प्लस का ऑक्टेट कंप्लीट हाँ नहीं है। नहीं, इसीलिए जिसका कंप्लीट नहीं है वो पीछे जाएगा। ओके सर। स्थायी उसी का होगा जिसका अष्टक पूरा हो गया। अब जैसे देखो मैंने ये एग्जांपल दे दिया ए। हेलो सर। हेलो सर जी, आप आप लोन पेयर को थोड़ा बड़ा बनाया कीजिए ना, नहीं दिखता है मेरे को। क्या बेटा? यस सर, मेरे को भी। कैसे? लोन पेयर को थोड़ा बड़ा बनाया कीजिए ना, नहीं दिखता है। देखो अच्छा मेरी बात सुनो, लोन पेयर बना आपको लोन पेयर पेपर में नहीं मिलेगा। लोन पेयर कैसे बनाते हैं मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी विद्युत ऋणी परमाणु, सुन लो मेरी बात, किसी भी विद्युत ऋणी परमाणु पर
यदि अष्टक पूरा नहीं हो रहा होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उन्हें पेयर बना दिया जाता है, युग्म बना दिया जाता है। कैसे देखो समझना, जैसे मैंने लिखा HOH, आप समझना, तो इस समय विद्युत ऋणी परमाणु ये रहो। अब आप चेक करके देखो इस पे कितने बॉन्ड आ गए, दो दो का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, तो 8 में कितने कम बचे, 4, 2 लोन पेयर होगा उसमें। दो लोन पेयर आपको बनाने होते हैं। ओके सर, क्लियर हो गया। हाँ जैसे हाँ देखो सर, ठीक है। HOH और H ये पॉजिटिव चार्ज, अब विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन है। अब मैंने लोन पेयर नहीं लिखे, लोन पेयर आप सोचो, एक लोन पेयर होगा ना? एक होगा। देखो 1 2 3 3 दूनी 6, तो जो बच गया वो लोन पेयर, ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, ना एग्जामिनर लिखेगा, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। आप जैसे करो ऐसे लिख देखो, अब देखो जैसे ये लिख दिया HC ट्रिपल बॉन्ड N, अब इसमें विद्युत ऋणी कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब चेक करो नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 कितने कितने बचे 8 में, 2 1 पेयर लगेगा। इसका मतलब वो दोनों ऐसे क्या बन जाएंगे, लोन पेयर। तो बताने की जरूरत नहीं, तो वही काम मैंने यहाँ किया। देखो ओके सर। देखो सब हाँ सर, समझ आ गया। पकड़ में आ गया। यस सर। आप देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ 1, ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ 2, ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ 3। चलो ये दो ही देता हूं मैं आपको। अब आप चेक करके बताओ इन दो में से किसका स्थायित्व ज्यादा होगा। ए वाले का, ए का। बी वाले का सर, बी। अच्छे से सोच लो मेरे जल्दबाजी नहीं। सब बी। सर बी बी का, का। तो बी का क्यों होगा, इसका रीजन देखो पहले स्टेप में होगा। तो पहले नियम के अनुसार न्यूट्रल है। इनमें से उदासीन कौन है, बी। तो जो उदासीन होगा उसका स्थायित्व किसी भी ध्रुवीय से हमेशा ज्यादा होगा। सेकंड तो तब लेते हैं जब किसकी किससे तुलना होती है, पोलर। पोलर से तुलना होती है। क्या मेरी बात सेकंड स्टेप में समझ में आ गई क्या? यस सर। चलिए अब तीसरा स्टेप, अब सीखते हैं अपन तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या होता है बेटा इसके अंदर, तीसरे स्टेप को अपन बोलते हैं चार्ज लोकेशन, आवेश की स्थिति। आवेश की स्थिति, अब आपको कैसे आवेश की स्थिति कैसे कि इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं आरएस की आरएस के साथ। अब ये जो दोनों आरएस है ये दोनों का अष्टक पूर्ण भी हो सकता है, दोनों का अष्टक अपूर्ण भी हो सकता है, लेकिन इसमें खासियत क्या होगी वो सोचना। इस आरएस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी कि विद्युत धनीपद होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव होगा। इसका मतलब आवेश है तो ये ध्रुवीय हो गए, तो इसका मतलब ये ध्रुवीय आरएस है। अब आ जाओ दूसरा नंबर, इस आरएस को चेक करें तो इसमें उल्टा है, इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे नेगेटिव है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी ध्रुवीय है। तो ये तीसरा पद हमें तब यूज करना पड़ता है जब हम दो पदों का उपयोग कर चुके हों और अभी भी हमारे पास आरएस बच गए,
तो अब उन आरएस की तुलना होने जा रही है जिनमें दोनों के अंदर अष्टक पूर्ण है और दोनों में अष्टक अपूर्ण है, लेकिन धन आवेश इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर है, ऋण आवेश इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है। तो ध्यान रखना इसका स्थायित्व उस आरएस से ज्यादा होगा जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव में नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें पॉजिटिव है। अब आप कहोगे सर कैसे, तो एक एग्जांपल समझाता हूं। इस एग्जांपल को आप समझना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ए, बी, सी और ये डी, देखो मैं संख्या बढ़ाता जा रहा हूं धीरे धीरे। जैसे जैसे हम पद बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे संख्या बढ़ेगी। मतलब पहला, सबसे पहले मैंने लिया फॉर्मिक एसिड। देखो अब की बार मैंने लोन पेयर नहीं लगाया, तो क्या लोन पेयर आप खुद समझ जाओगे। नंबर दूसरा, नंबर तीसरा, नंबर चौथा, अब देखो मैंने 4 आरएस आपके सामने रख दिए, सब के सब आरएस हैं। अपनी बात को फिर रिपीट करूंगा, जो संयुग्मी तंत्र है, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, वो आरएस है। अब आपको क्या करना है, इन चारों को क्रम देना है कि सर स्थायित्व में कौन किसकी अपेक्षा ज्यादा है। तो स्थायित्व का क्रम, तो सबसे पहले पहला पद सोचो और इस बास्केट, इस थैली में से उसको निकाल के यहाँ पर फिट कर दो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। सर ए। सर ए। सबसे पहला पद था, तुलना कैसे थी, उदासीन को किसी भी ध्रुवीय से अलग कर दो। तो इन चारों में उदासीन कौन है, ए। इसका मतलब आपका ए सर्वाधिक स्थायी हो गया पहले स्टेप से। अब आपकी बस बास्केट में बच गए 3। अब बास्केट में 3 बच गए, तो सेकंड पद क्या था, देखो ये सेकंड वाला क्या था कि अष्टक पूर्ण वाला अष्टक अपूर्ण वाले से ज्यादा स्थायी होगा। तो अब अष्टक चेक करना शुरू करो, और मैंने कहा अष्टक वहां चेक किया करो जहां धनावेश हो, बाकी टुके टाइम वेस्ट मत किया करो। तो सीधा यहाँ पहुंच जाओ और बी वाला था। बी होगा सर, अष्टक पूरा है कि अपूर्ण, बी होगा सर। अपूर्ण। अष्टक पूरा है या नहीं है, सर पूर्ण है पूर्ण है। क्योंकि 1 2 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर आप खुद बना दोगे तो ये 2, इसका मतलब 8 पूरे। अब वही चीज यहाँ जो कार्बन पे चेक करके देखो, इस कार्बन पर कितने बॉन्ड हैं, 3। लेकिन आपको ध्यान है कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इस पे लोन पेयर नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसका अष्टक पूर्ण के अपूर्ण, अपूर्ण। अपूर्ण। यहाँ आ जाओ, ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन पे चेक करो बॉन्ड कितने, एक ही बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन, और अब इसके बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6। 6 नहीं बेटा 4 पॉजिटिव आ गया ना। हाँ सर। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड के साथ देखते हैं पूरे। बॉन्ड अगर 3 होते तो जो 2 जोड़ते, बॉन्ड अगर 1 है तो फिर आगे 2 ही लोन पे जोड़ेंगे। तो अब आप चेक करके देखो इस समय, तो अब आपके पास ये रूल आ गया कि अष्टक पूर्ण अष्टक अपूर्ण से ज्यादा स्थायी। तो बी, सी और डी में से किसका अष्टक पूर्ण है, बी का। बी। बी की स्टेबिलिटी इन दोनों से ज्यादा होगी। अब आपकी बास्केट में कितने बच गए, 2। अब उसमें ये नियम है, इसको कहते हैं चार्ज लोकेशन, क्योंकि दोनों पे चार्ज है। देखो अब आप चेक करके देखो, दोनों का अष्टक अपूर्ण है, इसका अष्टक भी अपूर्ण है, इसका अष्टक भी अपूर्ण है। तो सोचो जब अष्टक अपूर्ण हो तो अष्टक अपूर्ण की तुलना चार्ज से करते हैं। तो अब चेक करो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये रहा कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब चेक करो ऑक्सीजन पे कौन है, नेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पॉजिटिव। और आपकी बात इसको चेक करो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे कौन आ गया, नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब इन दोनों में से स्ट्राइक किसके पास? सी। सी के पास। सी हो गया और ये गया डी। ये हमारा तीसरे पर से हमने चारों आरएस को लाइन से लगा दिया, कौन किससे ज्यादा स्टेबल है। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सर पॉजिटिव पे आपने लोन पेयर कैसे निकाला, एक बार और बताइए ना। तो बात सुनो बेटा, आपको इसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की नॉलेज और पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो वो देखकर आपको आना चाहिए। तो आपको ध्यान है ऑक्सीजन के आउटर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ। तो 6 करने होते हैं, बाकी बंद पूरा करता है। तो चेक करके देखो, इस समय अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 कैसे, देखो ये रहा बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे। तो बाकी जितने बचे 6 में से 4 बचे, तो 2 लोन पेयर लगा। ये ऐसे करके अपने को अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ते हैं। ओके सर। हाँ हेलो सर जी। सर जी, सर ये जो क्या बोलते हैं अभी जो आप बताया आवेश की स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो दोनों अध्रुवीय है ना सर जी? क्या कह रहे हो बेटा इसमें? अध्रुवीय है ना? बेटा ये हमेशा हमको क्लियर दिख नहीं रहा है बेटा। अध्रुवीय पे कभी आवेश नहीं होता, ये नियम ध्रुवीय के लिए होता है। सिर्फ अध्रुवीय का पहला नियम है, यानी आज के बाद एग्जामिनर आपको खूब सारे आरएस देगा, उनमें से एक ही अध्रुवीय होगा, उसे उठा के पहले नंबर पे ले आना। उसके बाद जितने बचेंगे सब ध्रुवीय बचेंगे, फिर ध्रुवीय की ध्रुवीय से तुलना होगी। तो ध्रुवीय का अष्टक पूरा, ध्रुवीय का अष्टक अधूरा, ध्रुवीय और ध्रुवीय, है ना? तो ऐसे में अपन चेक करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल और बढ़ाऊं तो देखो, एक एग्जांपल फिर देता हूं मैं आपको। देखो ये देखो, अब आप चेक करो। देखो ए CH3CO और बी CH3CO। अब आप चेक करके देखो, ये दोनों के दोनों आरएस हैं। ये आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आएगा। अब आप सोच के बताओ, सबसे पहला स्टेप पहला लो। सबसे पहला स्टेप क्या था, याद करो फटाफट। किसकी किससे तुलना थी? न्यूट्रल एंड पोलर। नॉन न्यूट्रल एंड पोलर। तो सोचो दोनों में से कोई न्यूट्रल है क्या? नो सर, दोनों पोलर है। तो पहला स्टेप काम नहीं करेगा। अब ये वाला स्टेप आ जाओ, ये भी पोलर ये भी पोलर। अब चेक करके देखो ऑक्टेट। ऑक्टेट हमेशा प्लस पे चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करो। इस कार्बन पे चेक करो। सर वो भी सेम है। नहीं है, स्टेबल पूर्ण नहीं है। बी ज्यादा स्टेबल होगा सर। ऑक्टेट कंप्लीट पे इनकम्प्लीट। 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 अब ये वाले ऑक्सीजन का यस सर। इसका कंप्लीट है सर। कंप्लीट। 3 बॉन्ड। तो 3 दूनी 6 और एक +1 लोन पेयर। अब आप चेक करो, आपके सामने क्लियर हो गया। दोनों ध्रुवीय हैं और दोनों में से कौन स्टेबल ज्यादा है? बी। बस हमारा आंसर बन के तैयार हो गया, खत्म। हमें इस नियम में जाने की। सर थर्ड वाले का एग्जांपल और दीजिए ना। थर्ड वाले का और एग्जांपल देखो, ये लो। ये देखो तुम्हारा जेई मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया था, जो मैं आपको लिख रहा हूं।
अब देखो मैंने आपके सामने ये जो एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल का नाम है डाई एजोमीथेन। अब आप सोचो आपके बास्केट में, आपकी थैली में, आपके बास्केट में ये 4 आरएस पड़े हैं, क्योंकि तो देखो सब के सब कॉन्जुगेट सिस्टम। अब आपको इनको छटनी करनी है, ढूंढना है अपने नियम से। तो ढूंढना शुरू करो नियम से। सबसे पहले पहला नियम सोचो, न्यूट्रल और पोलर वाला। तो सबसे पहले न्यूट्रल और पोलर। तो बताओ इसमें कोई न्यूट्रल है क्या? नो सर। इसका मतलब अगर पोलर नॉन पोलर नहीं है तो इसका मतलब पहला स्टेप है, छोड़ दो। अब दूसरे नंबर पे आप समझदारी दिखाओ। अब आपको अष्टक चेक करना है, यानी ऑक्टेट। ऑक्टेट कहाँ चेक करोगे? पॉजिटिव चार्ज। पहले स्ट्रक्चर में पॉजिटिव किस पे है? नाइट्रोजन। चेक करके देखो उसका ऑक्टेट कंप्लीट के इनकम्प्लीट? Incomplete. इनकम्प्लीट। कैसे चेक किया? देखो 1 2 2 दूनी 4 और 1 6, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इनकम्प्लीट। मैं आईसी लिख देता हूं इनकम्प्लीट। फिर बी में आ जाओ। बी में पॉजिटिव कहां पर है? एन के ऊपर पर। कार्बन में चेक करो ऑक्टेट कंप्लीट के इनकम्प्लीट? Incomplete. इनकम्प्लीट सर। हाइड्रोजन कितने हैं? 2. दो बॉन्ड हो गए और एक बॉन्ड ये रहा, तो टोटल 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये भी इनकम्प्लीट। फिर यहाँ सर ये वाले का बताइए ना, ऑक्टेट कैसे चेक किए, नहीं समझ आया। तो बेटा ऑक्टेट का मैंने लिखवाया था बेटा, बंद गिन लिया करो। बंद गिन लो, नेगेटिव गिन लो। मैंने कहा था ऑक्टेट कैसे चेक करते हैं? ऑक्टेट चेक करते समय जितने बॉन्ड हैं उन्हें गिन लो, जितने नेगेटिव हैं उन्हें गिन लो, जितने लोन कर इनको गिन लो, जोड़कर दुगना कर दो 8 हो जाए। हमने यही तो किया। देखो कैसे, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। तो बॉन्ड कितने गिने? 1 2 3, ये 3 बॉन्ड। कोई नेगेटिव है नहीं, कोई लोन पेयर है नहीं, तो 3 दूनी 6 हो गया। ओके सर, आगे समझ में। ये तो मैंने कराया था शुरू में, आपको याद होगा। हाँ सर, ये सर लिखवाए थे आप। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज किस पे है? Nitrogen. नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन पे ऑक्टेट कंप्लीट के इनकम्प्लीट? कंप्लीट। Complete. 8 हो गए, ये हो गया कंप्लीट। फिर डी वाले को चेक करो। इनकम्प्लीट। Complete. कंप्लीट है। कंप्लीट है। फिर और इस पे कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। 4। 8। इसके बाद भी 8 है कंप्लीट। अब दिमाग लगाओ, इन चारों में से 2 आगे आ गए कंप्लीट वाले और 2 चले गए पीछे। इसमें न्यूट्रल तो कोई नहीं था ना? यस सर, कोई नहीं था। तो ये वाला काम करेगा। देखो ये आरएस कंप्लीट जो है वो सब आगे आएंगे और जो आरएस इनकम्प्लीट है वो पीछे जाएंगे। तो सोचिए इस वाले खाने में इन चारों में से कौन कौन आएंगे? C or D. बी तो आएंगे आगे, और पीछे कौन जाएंगे? ए एंड बी। देखो ये ए एंड बी आ गए, यानी हमारा सेकंड स्टेप से 4 का डिवाइडेशन 2 + 2 में हो गया। अब यहाँ आ जाओ, दोनों के दोनों का आरएस कंप्लीट है, यस और नो? यस Yes. सर। कंसेप्ट लगा के देखो आप। तो सी और डी में कंसेप्ट लगाओ। सी और डी है, ये नेगेटिव किस पे बैठा है? कार्बन में। वाले में। इलेक्ट्रो पॉजिटिव के इलेक्ट्रो नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव में नेगेटिव। हाँ तो कम स्टेबल होगा। पॉजिटिव बैठा है। इसका मतलब इस समय ये स्टेबल ज्यादा है कि कौन है? सर कम है ये। कम है। क्या कर लो, अब यहाँ चेक करो नेगेटिव किस पे है? नेगेटिव वाली पे। इसका मतलब इन दोनों को तुलना करोगे तो सी और डी में से ज्यादा स्टेबल कौन? डी वाला। बी की स्टेबिलिटी सी से ज्यादा। इस वाले नियम ने पता करके बता दिया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे नेगेटिव है या इलेक्ट्रो नेगेटिव पे नेगेटिव। तो आपको ध्यान है नेगेटिव पे नेगेटिव होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि नेगेटिव हेल्प नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव नॉट हेल्प नेगेटिव। तो इसमें ये कम स्थायी हो गए। तो देखो आपके डी और सी में से हमने बैलेंस कर दिया। अब बच गए 2। अब इन दोनों का ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है।
तो इनकम्प्लीट को इनकम्प्लीट से इसी नियम से चेक कर लो। अब की बार ए और बी में यही चीज चेक करो। बी सर बी ज्यादा स्टेबल होगा। आगे पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे नेगेटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव पे पॉजिटिव यहाँ चेक करके देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज Positive. नेगेटिव अब दोनों में से स्टेबल कौन? बी B. बी वो ए से हमारी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंप्लीट हो। इतना सिंपल तरीके से काम करना है। अब बताओ यस सर, अब आ गया, थैंक यू। समझ में आ गया? यस सर सर। आप मेरी बात को सुन लो दोबारा। आज के बाद एग्जामिनर आपको 2, 4, 6 आरएस देगा। उन आरएस के खूब सारी संख्या में से पहले की गर्दन पकड़नी है फर्स्ट नियम से, जो न्यूट्रल हो, उसे उठा के सबसे आगे लगाना है, पहला पॉइंट। फिर दूसरा ये रूल लगाना है, तीसरा ये रूल लगाना है। जब ये 3 रूल हो जाएंगे तो हमारी लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब चौथा नियम, अब इसको हटा दो एक बार। यस सर यस, अब देखो मैं आपको सर चौथा, सर 2 मिनट। अच्छा स्नैपशॉट कर दो। हाँ हो गया। अब देखो चौथा, ये देखो। अब आते हैं अपन नंबर 4। अभी भी अगर आपकी बास्केट में कुछ बच जाए तो फिर इस नियम से पूरा करेंगे। इसको कहते हैं आवेश वितरण, इसको कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपकी बास्केट में वो बच जाएंगे जिनको आप फर्स्ट रूल से, सेकंड रूल से, थर्ड रूल से नहीं निकाल सकते, उनका आप स्थायित्व नहीं निकाल सकते, तो इस नियम की पालना करनी पड़ेगी। अब इस नियम में क्या होता है, मैं बहुत सिंपल सा हिंट देता हूं। इसके 2 भाग होते हैं। पहला विपरीत आवेश और दूसरा समान आवेश, यानी कि सेम ऑपोजिट चार्जेस। इसमें आपके प्लस और माइनस दोनों होंगे, और इसमें या तो दोनों प्लस और प्लस होंगे या दोनों माइनस और माइनस होंगे। अब आपको वैसे इसमें कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल। तो इसका तरीका क्या है समझना बेटा। आपका वो आरएस उस आरएस से ज्यादा स्टेबल है जिसमें दोनों प्लस और माइनस के बीच की दूरी कम होगी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण लगता है, और इनकी दूरी जितनी कम होगी वो उतनी जल्दी एक दूसरे से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो दोनों विपरीत आवेश के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतना उसका स्थायित्व उस आरएस से होगा जिनके बीच की दूरी अधिक होगी। ये हम तब करते हैं जब विपरीत आवेश अटक गए सर अटक गए क्या? क्या हाँ सर अटक गए। अरे यार नेटवर्क बहुत नेटवर्क सर अचानक से आ गए। सर अटक गए थे आप बीच में, गायब हो गए। वीडियो पॉज हो गया सर था। मिस्टर इंडिया करके अचानक से आ गया। हाँ सही है। यस सर। अब मैं रिपीट करता हूँ, सुन लो एक बार। यस, मैंने आपसे कहा बेटा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या आवेश का वितरण आपको चौथे नंबर के स्टेप में सोचना है। जब 3 स्टेप से आंसर नहीं निकले तो फिर चौथा स्टेप काम करता है। चौथा स्टेप क्या होता है कि अगर विपरीत आवेश है तो उनकी दूरी जितनी कम होगी आरएस में वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जिनके बीच की दूरी ज्यादा होगी वो कम स्टेबल होगी। लेकिन मैंने कहा जब दोनों आवेश समान हो, तो मैंने कहा 2 आवेश समान होने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसका मतलब वो जितनी दूर होंगे उतना फायदा। तो यहाँ पर ध्यान रखना वो आवेश ज्यादा स्थायी होगा जिसमें दोनों आवेश के बीच की दूरी अधिक होगी और इसमें दूरी कम होगी।
इसका मतलब समान आवेश की दूरी जितनी कम होगी उसको पीछे कर दो, और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी जितनी कम होगी उसका स्थायी ज्यादा होगा। तो ये चौथा वाला स्टेप आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका पूरा एग्जांपल समझाता हूं। डन सर। क्लियर? अब देखो यस सर। इस एग्जांपल से समझना, जैसे नंबर ए, बी, ये सी, अब देखो मैंने आपके सामने यहाँ पर 3 फिनॉल के आरएस बना दिए। देखो अब आपको इन तीनों में पता लगाना है कि कौन किसकी अपेक्षा ज्यादा स्थायी है। तो सबसे पहले स्टेप को बास्केट पे लगाओ। ये बास्केट में 3 पड़े हुए, तो सबसे पहले आप इनमें से क्या छांटोगे? बी। न्यूट्रल। न्यूट्रल। क्योंकि न्यूट्रल हमेशा राजा है, उसका स्टेबिलिटी सबसे ऊपर है। तो सबसे पहले तीनों में से न्यूट्रल छांट दो। बी। बी। तो बी को अलग कर दीजिए, बी तो हो गया फर्स्ट नंबर पे। अब बच गए कितने? दो। दोनों पोलर है। यस सर, दोनों पोलर है। सेकंड रूल क्या याद करो? ऑक्टेट। ऑपोजिट चार्ज। ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट वाला आरएस ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले से ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल होता है। ऑक्टेट ढूंढना शुरू कर दो। ऑक्टेट के लिए यहाँ पहुंच जाओ, बताओ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। कंप्लीट है सर। कंप्लीट होगा। एक लोन पेयर बनाएंगे। कंप्लीट है सर। अरे पॉजिटिव है। आपको बनाना है कंप्लीट है। लोन पेयर का। यस सर, कंप्लीट है। तो इस वाले का ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट। कंप्लीट है। ऑक्टेट ये भी कंप्लीट तो है सर। कंप्लीट। सेकंड स्टेप से आंसर बना क्या? नो सर। दोस्तों थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप बताओ क्या था? पॉजिटिव पर पॉजिटिव देखेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव है वो। निगेटिव पे पॉजिटिव है। और ये नेगेटिव का बेटा है, पॉजिटिव पे बैठा है वो। पॉजिटिव पे। इसको चेक करो। पर इसमें भी वही है। क्या इसमें तीसरा स्टेप? नो सर। अब बचा कौन? सबसे लास्ट वाला। ये अभी जो बताए। ये बच्चे इसके 2 भाग हैं। अपोजिट चार्जेस वाला देखना है कि सेम चार्जेस का? अपोजिट चार्जेस। अपोजिट। देखना है। अगर पास में है तो ज्यादा ज्यादा स्टेबल है। क्या है? ए ज्यादा स्टेबल होगा। फिर सी आएगा। तो बोलिए बेटा इन दोनों में से कौन ज्यादा आगे आएगा? ए। ए। या आपका सी और आपका मामला कंप्लीट। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। सर चार्जेस के साथ साथ डिस्टेंस भी देखना है। डिस्टेंस भी देखना है, कौन कितना पास है। हाँ भाई आपको ये तीसरा स्टेज चौथा रूल लगता है डिस्टेंस पर लगेगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे कल को मान लो मैंने एक ऐसा एग्जांपल दे दिया होता, अब मैं आपसे कहता सब इन दोनों आरएस का स्थायित्व बताओ, तो आप जल्दबाजी नहीं करते, सबसे पहले पहला स्टेप उठाते। याद करने के लिए पहला स्टेप बताओ क्या था? पोलर न्यूट्रल। न्यूट्रल एंड पोलर।
दोनों में से कोई न्यूट्रल है क्या? नो सर। नो सर। तो क्या है? पोलर 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 कंप्लीट देखेंगे। और ऑक्टेट कंप्लीट कंप्लीट इनकम्प्लीट। कंप्लीट है क्या? नो सर। सर कौन है भाई, माइक ऑफ माइक में करो। कौन फूक मार रहा है यार, हटाओ इसको। अब चेक करके देखो क्या दोनों जिस पे पॉजिटिव लगे हैं, कार्बन पे पॉजिटिव लगा हुआ है, तो क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नो सर। सर रूल एप्लीकेबल नहीं करेंगे। अब तीसरा रूल क्या है? चौथा रूल लगाएंगे। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल चार्ज नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव देखेंगे। तो क्या ऐसा इसमें एप्लीकेबल है क्या? यस सर। नो सर। नो सर नहीं। सेम है। फोर्थ वाला लगेगा। कार्बन पे पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव तो है नहीं इसमें। तो आपका रूल समझ में आ गई? यस सर। मतलब थर्ड रूल भी एप्लीकेबल नहीं है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अब की बार चार्ज सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। सेम। सेम। के बीच की दूरी ज्यादा होनी चाहिए कि कम? कम आधी होनी चाहिए। ज्यादा अधिक होगी। होगी। अधिक होगी पर दूरी अधिक तो बी सर फर्स्ट है। बी ज्यादा स्टेबल है। तो बी इज मोर स्टेबल देन ए। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर आ गई। यस सर आगे। आप सोचो ये चार स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ध्यान रखना जब भी इसके क्वेश्चन करो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप यूज करना। आपको वहां पर 4 या 5 या 6 या 7 या 8 आरएस दिए जाएंगे और उन आरएस में से आपको छटनी करनी पड़ेगी। यूं समझना बास्केट है, आपको उसमें से पहला पिक करना है सबसे स्टेबल। तो पहला नियम लगाना ऑक्टेट न्यूट्रल वाला, फिर जितने बच जाएंगे उनमें सेकंड लगाना, फिर बच जाएंगे तो थर्ड लगाना, फिर बच जाएंगे तो फोर्थ लगाना। इससे आपकी एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनता चला जाएगा। अब बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। अब जैसे मैं आपको एक नीट का क्वेश्चन बताऊं, जैसे ये देखो चलो मैंने आपको केवल दो ही दे दिए, सोचो। अब मैंने आपको कहा बताओ इन दोनों में से किसका स्टेबिलिटी किससे ज्यादा है? तो सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट ढूंढो, क्या उससे अलग हो पा रहे हैं क्या दोनों? नो सर। नो सर। क्योंकि न्यूट्रल तो है नहीं, दोनों पे आवेश। यस सर। इसका पहला स्टेप काम नहीं करेगा। छोड़ दो उसको। अगला बोलो, अगला बोलो क्या था अगला? ऑक्टेट चेक करना। ऑक्टेट चेक करना। ऑक्टेट चेक करना है। कंप्लीट वर्सेस ऑक्टेट इनकंप्लीट। तो पॉजिटिव पे चले जाओ। कंप्लीट। इनकम्प्लीट कंप्लीट है। कंप्लीट है। इसके पास देखिए, फिर यहाँ एन पर आ जाओ। कंप्लीट। कंप्लीट है। कंप्लीट है सर।
अब आप चेक करके देखो, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। कंप्लीट है। इसका मतलब सेकंड स्टेप काम नहीं। इसका क्या कहते हैं? प्लस 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 अब की बात चेक करके देखो, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है? ऑक्सीजन पर। पॉजिटिव चार्ज किस पे है? नाइट्रोजन। तो बताओ इसमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। नेगेटिव पे कौन सा चार्ज? प्लस तो सबसे ज्यादा स्टेबल के सबसे कम स्टेबल? कम स्टेबल। कम स्टेबल, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसमें पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से विद्युत ऋणता है En O की ज्यादा है, इसलिए उस पे पॉजिटिव आएगा तो वो ज्यादा अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा। अनस्टेबल तो दोनों ही है, लेकिन तुलना अगर करें तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी उस पे पॉजिटिव होगी, स्टेबल। ऐसे में आपके ए की इस बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा आ जाएगी। अब बोलिए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, अंडरस्टूड। बिल्कुल। तो अब ये प्रैक्टिस आपको करनी है। कल जब मैं आऊंगा तो कल मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा आरएस चेक करने के 4 के बाद के नियम बताऊंगा। तो एक बार आज का फटाफट का रिवीजन चेक कर लो और देखो कि उसमें से कौन से पॉइंट पे आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे। आज का टॉपिक था सबसे इंपॉर्टेंट कि जब हम किसी भी जाति या स्पीसीज या कंपाउंड में रेजोनेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन करते हैं, तो जितनी भी अंतर माध्यमिक जातियां बनती हैं तो सब नॉट रियल यानी नारियल होती है, उनको कहते हैं आरएस। और उन आरएस में से मैंने आपसे कहा था जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आरएच बनाने में। तो आज हमारा वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लीट हुआ है। कल मैं इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं होप करूं आज के लिए इतना काफी। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय सर। बाय बाय बाय। चीज को मेरे को क्या पता। थैंक यू बाबा, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। ये वो सर अचानक से चले गया, ये तो गलत बात। अचानक से कहाँ गया भाई? क्लास ओवर करके गया सर पूरा। अरे एक सेकेंड ना यार, जब आरती सुनना, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज्यादा नहीं। नहीं मैं जा रही बाहर। अबे चुप सुन, अगर क्लास चल रहा हो ना यार, तेरे तोते को उड़ा दिए कर यार, कहीं पर बहुत चिल्लाते हैं। अरे नहीं बोल रहा था भाई। अरे मैं तो, मेरे को क्या सुनाई दिया यार? तुम लोग बोल रहा था ना वो। हाँ बोल रहा था। यार पिक्चर थोड़ी देख रहे कि बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, पढ़ रही इधर। अरे तो अरे वो दूसरे रूम में रहता है भाई। अरे ठीक है उसका ना यार, साउंड तो बहुत ज्यादा इसलिए तो हो बोल रहा गया। उसको उड़ा दिए कर करके, कहीं और जग